किसी समय एक बच्चे को सर्कस में बेचने की बात चली, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। समय के साथ साथ उम्र बढ़ी, लेकिन हाइट नहीं बढ़ी और यही छोटा कद उस बच्चे की पहचान बन गई। आज हमारे साथ मौजूद हैं के गोस्वामी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनकी कहानी काफ़ी संघर्ष से भरी रही है और क्या संघर्ष रही है सब कुछ इनके जुबानी हम जानेंगे। गोस्वामी जी, आपका ईटीवी पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ईटीवी भारत जी नहीं, हाँ भारत जी। मुजफ्फरपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड में इस मुकाम पर आना कैसा सफ़र रहा है? संघर्षमय रहा है, बहुत स्ट्रगल की प्रकाष्ठा हमने पार किया है। लेकिन कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है, सो वही कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने भी कोशिश किया और आज थोड़ा बहुत मैं काम कर पाया हूँ। मुजफ्फरपुर में आपका घर हुआ। मुजफ्फरपुर से कैसे मुंबई कैसे चले गए? मुजफ्फरपुर में मैं लोहिया कॉलेज में पढ़ता था। तभी एक फिल्म वाले से मेरी मुलाकात हुई। भोजपुरी के वो डायरेक्टर थे कुमार विकल जी, और उनकी फिल्म में मैंने एक्टिंग किया। और वहाँ पर मेरी मुलाकात उन दिनों के भोजपुरी के अमरीश पुरी कहे जाने वाले आदरणीय, अभी तो स्वर्गीय हो गए हैं, अभी 15 दिन पहले, विजय खड़े साहब से हुई। और उनकी उंगली पकड़ के मैं मुंबई चला गया। फिर वहाँ देखा कि भोजपुरी फिल्में तो बनती ही नहीं और बहुत कम बनती है, उसमें मुझे रोल ही नहीं मिलता था। तो मैं देखा मेरे पास काम नहीं है, स्ट्रगल कर रहा हूँ और कई साल तक भूखे रहने की नौबत आई और कई तरह के कष्ट आए। मतलब रूम नहीं है, कपड़े नहीं हैं, सोने का जगह नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं। लेकिन हम लगे रहे। फिर सीरियलों में छोटा रोल करने लगा, जैसे शक्तिमान और जूनियर जी, और उसके पहले भी बहुत सारे कई सीरियलों में छोटे कैरेक्टर किए। और धीरे धीरे लोगों ने देखा मुझ में एक्टिंग है और मैं कर सकता हूँ। तो मैं बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ मैं बॉलीवुड वालों का, मुकेश खन्ना जी का, जिन्होंने शक्तिमान में मुझे अच्छा रोल दिया। फिर उन्हीं का एक नया शो था आर्यमान में भी मुझे उन्होंने डबल रोल दिया। फिर जूनियर जी, फिर शाका लाका बूम बूम, सोन पड़ी, फिर तो तमाम सीरियल सब काम मिलने लगा। और बाद में ऐसा भी समय आया कि मैं मेन हीरो के रोल में, जैसे विकराल और घबराल और गुटर गूं जैसे शो में मैं मेन लीड में काम किया। मतलब कि एक समय आ गया कि आपके पास डेट्स नहीं रहे लोगों को देने। हाँ, ऐसा भी समय आया 2002 से 2006-07 तक। एक ऐसा दौर आया कि मेरे पास में मतलब वक्त ही नहीं होता था। मैं मुंबई में रहकर भी मैं मेरे घर पे नहीं पहुंच पाता था। राउंड क्लॉक शूटिंग करता था, एक शूटिंग से दूसरे शूटिंग, दूसरे से तीसरे, चौथे। कभी कभी ऐसा भी समय था कि मैं दिन में तीन शूटिंग, कहीं 4 घंटे दे रहा हूँ, कहीं 2 घंटे के लिए जा रहा हूँ। और मेरा वहाँ डुप्लीकेट होता था, उनके सारे शॉट हो जाते थे मास्टर शॉट, और सिर्फ क्लोज में दे करके और मैं आ जाता था फिर दूसरी शूटिंग पर। तो ये सब समय मैंने बहुत अच्छा समय भी देखा है, मैंने बुरा समय भी मैंने देखा है और बहुत अच्छा समय भी मैंने देखा है। अच्छा समय तो अभी भी चल रहा है, लेकिन जो एक दौर रहा जब आप जीवन से थक गए थे, वो क्या कहानी थी? वो 95 के बाद, 95 में मुझे विवेक अग्निहोत्री जी जो हैं, जिन्होंने कश्मीर फाइल फिल्म बनाई है, उनका मैंने किया था विनर ऑफ द वीक। एक शो था जिसमें कश्मीरा शाह, जो कृष्णा अभिषेक की पत्नी है इस समय, वो भी नई आई थी, वो हीरोइन होती थी, मैं हीरो होता था। और विवेक अग्निहोत्री जी का ये शो था और उन्हीं के पैसे से मैंने पहली बार अकाउंट बैंक में मुंबई में अकाउंट खोला था 95 में। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद काम मतलब बहुत कम मिलता था। कभी महीना में 1 दिन 2 दिन मिल गया, कभी 6-6 महीने काम नहीं मिले।
तो जीना बहुत मुश्किल हो रहा था मुंबई में। तब मैं नौकरी ढूंढने लगा, बियर बार में नौकरी करने के लिए गया, कई ऑफिसों के चक्कर काटे कि मुझे बॉय का काम दे दो, ऑफिस में बॉय का काम कर लूँगा। पर लोगों ने बोला कि आप इतने छोटे हैं, आप कैसे काम करोगे, आपसे नहीं होगा। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने काम नहीं दिया। अगर काम दे दिया होता तो रोटी कपड़ा और मकान जिसे मिल जाता है वह आदमी आलसी हो जाता है, और मुझे ये तीनों चीज़ नहीं मिला। और तब मैंने और एनर्जी के साथ स्ट्रगल किया, और ऐसा भी समय आया कि मैंने दिलीप साहब का सीरियल किया, जिसमें दिलीप साहब के बंगले पर ही हम शूटिंग करते थे। और दिलीप साहब के साथ हमने बहुत कई बार हमने लंच डिनर किया, उनके घर का खाना हम खाते थे। और देव साहब से मिलने का बहुत बार मौका मिला, भले ही उनकी फिल्मों में काम नहीं मिला, लेकिन मैं हमेशा उनके ऑफिस जाता था काम के लिए। और फिर अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका मिला। सलमान खान ने मुझे बहुत मदद किया था एक समय में, उन्होंने मुझे कई फिल्मों में काम दिलाया, और कुछ पैसों से भी उन्होंने मेरी मदद की थी। और बप्पी लहरी जी ने बप्पी दादा से मेरी मुलाकात 98 में हुई, और तब से बप्पी दादा मेरे लिए एक गॉड फादर के रूप में उभर कर आए। और उसके बाद 2000 के आसपास में शक्तिमान वगैरह मुझे मिलने लगा, और तब से मेरी गाड़ी चल पड़ी। सर्कस वाली क्या कहानी थी कि आपको गांव पे भेज दिया गया? हाँ, मोतीपुर के पास एक जगह है हरदी, वहाँ हरदी का मेला लगता है, हरदी मेला नाम है। वहाँ सर्कस वाले आए हुए थे मेला में, और मैं मेरे पिताजी के साथ गया था। और सर्कस वालों ने मुझे देखा, और वो लोग पीछे पड़ गए मेरे पिताजी के, कि पहले तो उन्होंने 10,000 का ऑफ़र किया, फिर बाद में वो घर तक आ गए, बोले 50,000 रुपये देंगे, आप इन्हें मुझे दे दीजिए। तो मेरे पिताजी ने बोला नहीं, हम बच्चे को बेचने वाले नहीं हैं, इसको मैं साहब बनाऊंगा, और ये बहुत बड़ा साहब बनने वाला है, मेरा बेटा बिकने वाला नहीं है। और बाबूजी ने मुझे बेचा नहीं। और उस समय के लिए 50,000 रुपया, आप समझ सकते हैं, ये 87-88 की बात होगी, बिफोर 90 की बात है। तो आज के लिए वो कितना 50 लाख के आसपास हो सकता है। तो तब से उसके बाद आपकी शिक्षा गांव में ही हुई? हाँ, शिक्षा तो तब गांव में हुई थी। उसके बाद कॉलेज के लिए मैं मुजफ्फरपुर कॉलेज में आ गया था, और तब से मेरी मुलाकात फिल्म वालों से होने लगी, और मैं धीरे धीरे करके बताया ही, मैं खड़े साहब के साथ मुंबई चला गया, और वहाँ पर स्ट्रगल करता रहा। एक चीज़ जानेंगे, क्या खासियत है आपकी कि पहले आप हिंदी फिल्मों में नजर आए, हिंदी टीवी सीरियल में आप लोगों के बीच पसंद किए जाने लगे, हिंदी फिल्मों में, उसके बाद बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, हर भाषा की फिल्मों में, भोजपुरी तक में, सब भाषा में आप लोगों के पसंदीदा हो जाते हैं। एक्चुअल क्या है, मैं पैसों के लिए बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होता हूँ। मेरे जैसे जितना फेमस मैं हूँ, उतना फेमस मेरे से आधे फेमस वाले लोग एक एक दिन का 5-5 लाख रुपया मांगते हैं, 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख, इतना रुपया हो, जबकि मैं बहुत कम में भी काम कर लेता हूँ। मुझे रोल पसंद आना चाहिए, रोल अच्छा लगता है तो मैं वो काम कर लेता हूँ। और फिर तो मैं ये हर तरह की फिल्म इसलिए कर पाता हूँ कि मैं हर किसी के बजट में आ जाता हूँ, और बजट में जो व्यक्ति आ जाएगा और जो हमेशा सबके लिए अवेलेबल होगा, उसके पास सब आ जाएंगे। अभी भी आप एक भोजपुरी फिल्म की ही शूटिंग करने बिहार आए हैं, गांव में सरसों के खेत में हम लोग बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, ये बिहार है, पटना। पटना के पास एक रिंग रोड के पास में पटना रिंग रोड बन गया है, एक बहुत सुंदर जगह है। नीतीश कुमार जी बिहार में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ आदरणीय नीतीश कुमार जी का और विजय कुमार सिन्हा जी का, जिन्होंने फिल्म नीति भी लाया है बिहार में। और फिल्म नीति के तहत जो फिल्में बनेगी
सबको सब्सिडी दिया जाएगा और सब्सिडी के नाम पर यहाँ पर खूब शूटिंग होगी। अब जब खूब शूटिंग होगी तो बिहार में करोड़ों नहीं अरबों रुपए आएंगे। जैसे यूपी में सब्सिडी भले ही 100 में 10 फिल्मों को मिलती होगी, लेकिन सब्सिडी के लालच में वहाँ सैकड़ों फिल्म बनती है, जिसमें कई फिल्म तो ऐसे है, वेब सीरीज ऐसा भी है जिसका बजट 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ होता है। तो समझिए कि 100 करोड़ 200 करोड़ यूपी में आ रहा है। अब सब्सिडी मिलेगा साल भर के बाद, 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद, जब भी मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन उतना पैसा तो आपके राज्य में आ गया। सेम उसी तरह अब बिहार में भी होने लगेगा कुछ ही दिनों में। आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया है कि यहाँ फिल्म सिटी बनने वाली है राजगीर में भी। और बिहार एक ऐसी भूमि है जहाँ से महात्मा गौतम बुद्ध और हमारे गुरु नानक साहब का यहाँ जन्म हुआ है। और यहाँ बहुत वीरों की धरती रही है बिहार। और सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य ऐसी धरती रही है, चाणक्य यहाँ से हुए हैं। सो ये ऐसी धरती रही है। बीच में कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा बिहार पिछड़ गया था। कर्पूरी ठाकुर साहब की देन है कि मैथिली भाषा को भाषा का दर्जा मिल गया, लेकिन अभी तक भोजपुरी को भोजपुरी भाषा का दर्जा नहीं मिला है। मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी से एक आपके माध्यम से ईटीवी भारत के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा कोशिश कीजिए कि भोजपुरी को भी 8वीं सूची में आ जाए और हम सब भी भोजपुरी भाषी का भी नाम रोशन हो जाए। और जी, एक और किरदार है आपका बहुत लोकप्रिय, फिर से आ रहा है, सीआईडी का 2nd सीजन फिर से आ रहा है। सीआईडी में जो आपका खबरी का किरदार था ढेंचू, वो काफी पसंद किया गया था। इस बार क्या रहेगा किरदार? हाँ, सीआईडी में अभी भी मैं सेम ही कर रहा हूँ, खबरी। सॉरी। सीआईडी में वही रोल है, अभी भी ढेंचू का ही रोल है। एक दिन एक एपिसोड आया भी है मेरा, और उसी कंपनी का मेरा एक बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था गुटरगू, जो 6 साल चला है ऑन एयर, 9 साल टोटल मिलाकर। और गुटरगू एक ऐसा शो है जो भारत का पहला ऐसा टीवी शो है जिसमें कोई डायलॉग नहीं बोलता था। बिना डायलॉग बोले एक्टिंग उसमें हम लोग करते थे। और उसमें सुनील ग्रोवर जी जो गुत्थी बनते हैं कपिल शर्मा शो में, वो थे और मैं था। हम दोनों हीरो थे और वह शो बहुत चला, खूब चला। अब गुटरगू 1, 2 आ गया, 3 आ गया, अब गुटरगू 4 की तैयारी चल रही है। जी। गांव में आकर के इस परिवेश में काम करने, शूटिंग करना कैसा आनंद देता है? गांव तो मैं तो गांव का ही हूँ। मुझे तो यहाँ का साग भात बहुत पसंद है। साग भात हो गया, मूंग के चोखा, मूंग का जो उबाल के जो चोखा बनता है, और यहाँ का जो हमारा जो कल्चरल भोजन, लिट्टी चोखा, सतुआ, सान के भी और घोड़ के भी, हर तरह से जो भी यहाँ का कल्चर, हमारा जो संस्कृति से जुड़ा हुआ जो भी हमारे भोजन या कपड़ा पहनावा, वो सब मैं मुंबई में भी इस्तेमाल करता हूँ। मुंबई में भी लिट्टी खाता हूँ, वहाँ पर भी लिट्टी चोखा मिलने लगा है। आपकी शादी की भी कहानी काफ़ी रोचक है। आपको अलग तरीके से बुला लिया गया कि घर में कोई बीमार है, क्या रहा था, कैसे हो गया? आपने पूरा सर्च किया हुआ है। शादी मेरी 2-3 बार लगी और मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूँ अपने काम के प्रति। मैं तो बहुत लालची हूँ कि मुझे काम करना है, मुझे एक्टर हीरो बनना था। तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि शादी की बात हुई, दिन निश्चित कर दिया गया और तभी मुझे वहाँ पर एक दूसरी फिल्म का ऑफ़र हो गया, हिंदी फिल्म। और मैंने बाबूजी को फ़ोन करके बोल दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे दूसरी एक फ़िल्म मिल गई है, मैं तो फिल्म करने के लिए ही आया हूँ ना। मैं इतना दिन स्ट्रगल किया इसी काम के लिए, अब काम मिल गया तो मैं शादी करने आ जाऊँ। उनको बोलिए डेट आगे बढ़ा दें। तो पिताजी ने लड़की वाले को बोला, वो लोग माने नहीं। मेरे छोटे भाई की शादी उन लोगों ने ज़बरदस्ती उससे
कर दिया। तो उन लोगों ने ये समझ लिया कि अब इसको ऐसे बुलाने से आएंगे नहीं। तो मुझे फ़ोन आया कि माँ की तबीयत ख़राब है। तो मैं आ गया। आया तो देखा कि गाने बाने बज रहे हैं। मैं बोला ये तबीयत ख़राब में कौन गाना गाता है घर आंगन में, इतनी सारी महिलाएं आकर गाना गा रही है सब। तो बोला कि आपकी शादी है यही 2-4-5 दिन के बाद। फिर मैं सोचा कि अच्छा, मैंने भाई को बुलाया, बाबूजी को बोला कि लड़की को पता है ना कि मैं ऐसा हूँ छोटा हाइट का। तो उन लोगों ने बोला हाँ हाँ पता है। मैं बोला नहीं नहीं, आप फिर से फ़ोटो वोटो भेज दीजिए और दिखा दीजिए, बोल दीजिए जूनियर जी देख ले पहले। फिर मेरे मन में डर था कि कहीं लड़की मुझे देखेगी और ऐसा ना हो कि अरे भूत भूत करने लगे, इतना छोटा सा है। और अचानक से छोटा आदमी, उसने कल्पना में सोचा होगा उसका पति राजकुमार होगा और हैंडसम लंबा चौड़ा सलमान खान जैसा। हर लड़की की चॉइस होती है कि उसका वर वैसा मिले। तो मैंने पिताजी से बोला कि देखिए हम बारात लेकर नहीं जाएंगे, सब कैंसिल कर दीजिए, ढोल बाजा गाड़ी बस जितना किया सब कैंसिल कर दीजिए और हम मंदिर में शादी करेंगे। फिर वही बात हुई, मंदिर में शादी करने गए। और ये सोचा था कि अगर लड़की ने मंदिर में मना किया तो मैं वहीं से मुजफ्फरपुर से ट्रेन पकड़ूंगा बॉम्बे। लेकिन फिर वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो जूनियर जी, उस समय सीरियल मेरा चल रहा था, जूनियर जी की शादी हो रही है, जूनियर जी की शादी हो रही है। हंगामा हो गया, पूरी भीड़ लग गई गरीब स्थान मंदिर में, गरीब बाबा के यहाँ। ट्रैफिक जाम, पुलिस आ गई। फिर बोला ये बेमेल शादी हो रही है, शादी रोक दी गई। फिर मेरी पत्नी को पूछा कि आपको ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं क्या ये लोग? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। तो इतना छोटा है आपको पता है? बोला हाँ पता है। तब मेरी शादी हुई। फिर उसके बाद हम लोग मुंबई चले गए और तब से मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे, एक बच्चे का जन्म यहाँ गांव में डिलीवरी के लिए आए थे और दूसरे का जन्म मुंबई में ही हुआ। और हम लोग खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं फिलहाल, तो ईश्वर की कृपा है। क्या आप प्रेरणा देंगे? आपके ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हताश हो जाते हैं, लेकिन जो कमजोरी है वो मजबूती बन सकती है। बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं वहाँ से शुरू कर दीजिए, आप शुरू कर दीजिए। अभी उस दिन मैंने एक मैडम को इंटरव्यू दिया था, बोले कि आप में ऐसे कमी है तो आपको अफसोस नहीं होता। मैं बोला मेरे में कमी कहाँ है? तो बोले आप छोटे हैं। तो आप भी तो, आप में कमी है कि आप लंबे हैं। आप भी तो छोटे नहीं हैं, तो आप में ये कमी हो गई ना कि आप लंबे हैं। आपके ऊपर हजारों फीट आसमान है, मेरे ऊपर हजारों फीट से 3 फीट ज़्यादा आसमान है। तो उड़ान भरने के लिए मेरे पास ज़्यादा जगह है। तो इसीलिए उड़ान भरने की सोचिए, कोशिश कीजिए। कभी भी अपने को डिप्रेशन में आप मत जाइए और लगे रहिए, मेहनत कीजिए, काम मिलेगा। और काम नहीं मिलेगा तो कुछ और कीजिए, चेंज करते रहिए, कोशिश कीजिए कि कुछ न कुछ होते रहना चाहिए। बस यही कहूँगा कि बैठो मत, बिल्कुल, चलते रहो। समय देने के लिए शुक्रिया। जी जी। तो सुना आपने के गोस्वामी जी को, जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, भारतीय सिनेमा जगत में एक खासा नाम बना चुके हैं और इनका स्पष्ट कहना है कि रुको मत, चलते रहो। ईडी विभाग के लिए पटना से कैमरामैन अशोक के साथ कृष्ण नंदन।